हेलो एंड वेलकम साथियों, आपका आपके चैनल यूट्यूब चैनल स्वागत करता है दोबारा से। किसके साथ? दीपक पांचाल के साथ। साथियों, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताया था, आधुनिक इतिहास के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। आधुनिक इतिहास में हमने 2 से 3 वीडियो जो है उसमें पढ़ ली थी और हमारा चल रहा था साइमन कमीशन। मैंने प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर पहले प्रीवियस वीडियो को देखें अच्छे तरीके से, तब आगे स्टार्ट करें इस वीडियो को, प्रॉपर समझ में आ जाएगी। और एसएससी सीजीएल तक आप यहाँ से कवर कर पाएंगे जितनी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और उससे रिलेटेड जो भी वन डे एग्जाम्स हैं सभी आपके यहाँ से टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। एक एक बात को दोस्तों नोट करते चले, क्या क्या बात बता रहा हूँ क्या नहीं, ध्यान से समझते चले। वीडियो में क्या बताया अभी मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को कि इससे पहले हमारा था जो ये विद्रोह को शांत कराने के लिए अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। एक विद्रोह चल रहा था जो 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया, जिसका विद्रोह महात्मा गांधी और अन्य व्यक्तियों ने किया। उसी विद्रोह को पंजाब के लाहौर में जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। ये मैं प्रीवियस वीडियो से कनेक्ट कर रहा हूँ आज की वीडियो को, ताकि आप प्रॉपरली समझ पाए कि चल क्या रहा था। लाला लाजपत राय लाहौर पंजाब वाले क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे साइमन कमीशन का, कि साइमन कमीशन को वापस लिया जाए, जिसको इस विद्रोह को ज़्यादा बढ़ते हुए देखकर जो जेपी सैंडर्स है इसकी नियुक्ति की गई अंग्रेज़ों की तरफ से। जब अंग्रेज़ों की तरफ से जेपी सैंडर्स की नियुक्ति की गई तब देखा गया कि इस विद्रोह को शांत कैसे कराया जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया, जेपी सैंडर्स की नियुक्ति हो गई एज अ अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट। तब इस व्यक्ति ने क्या काम किया, इस व्यक्ति ने विद्रोह को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज का ऑर्डर कर दिया। क्या ऑर्डर कर दिया? लाठीचार्ज का, जहां पर लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे। उस स्थिति में 17 नवंबर 1928 को पंजाब यानी कि लाहौर वाला क्षेत्र जहां पर इसने लाठीचार्ज कराई, वहां पर लाठीचार्ज के कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, तो आंसर होगा आपका 17 नवंबर 1928। दूसरा क्वेश्चन, पंजाब में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? मतलब कि ये ऑर्डर कौन पास करता है कि लाठीचार्ज जब हो जाती है, तो आप आंसर देंगे जेपी सैंडर्स। अब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस वजह से होती है? किस वजह से होने का मतलब सर में लाठी लगने की वजह से। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के कारण हुई, वह किस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे किस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे या किसका विद्रोह कर रहे थे, तो आंसर होगा साइमन कमीशन। क्लियर होगी इतनी बात? आई होप सो एक एक बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? ये आपका मोटिवेशन, ये आपका छोटा सा एक प्यार, एक जो लाइक और शेयर वाला है, ये मुझे मोटिवेट करता है और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में जरा सी बात जान लेते हैं। लाला लाजपत राय को किन नामों से जाना जाता था? इन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर, पंजाब केसरी और पंजाब का शेर कहते थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जो एक पार्टी थी, मैंने आपको पार्टी का नाम भी बताया था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। दोबारा से सुन लीजिए, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस पार्टी के व्यक्तियों को गुस्सा आ जाता है, क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। और क्रोध आने की वजह से इसमें कौन कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य व्यक्ति। तो इन व्यक्तियों ने, जब इनकी मृत्यु हुई लाला लाजपत राय की, तो इन्होंने क्या काम किया? एक प्लानिंग की, और प्लानिंग करके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर जेपी सैंडर्स को गोली मार दी। क्या किया? दोनों ने मिलकर जेपी सैंडर्स को गोली मार दी।
जब दोनों ने मिलकर जेपी सैंडर्स को गोली मार दी तो ये तारीख कौन सी थी, तो आप बताएंगे ये तारीख थी 17 नवंबर 1928। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जेपी सैंडर्स की मृत्यु किसने की। अब देखो मैंने आप लोगों को लिखवाया बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, लेकिन मेरे दोस्तों एग्जाम में वो प्रायोरिटी देता है किसको, भगत सिंह को। अगर ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऑप्शन देने के बाद आप टिक किस पर करेंगे, भगत सिंह पर, बटुकेश्वर दत्त पर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि गोली चलाने वाला व्यक्ति जो था वो भगत सिंह था, जबकि प्लानिंग दोनों ने की थी और दोनों ने प्लानिंग करके इसको अंजाम दिया था काम को। लेकिन जो गोली चलाने वाला व्यक्ति था, जिसने गोली चलाई थी, जिसने गोली मारी थी, वो व्यक्ति भगत सिंह था। इसीलिए आप प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले भगत सिंह को प्रायोरिटी देंगे। ओके जी। जेपी सैंडर्स की मृत्यु होगी 17 नवंबर 1928 को। अब ये वाला केस, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या काम किया, एक ऑर्डर, एक ऑरेंज पास कर दिया। उसमें ये कहा कि हमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उसके सहयोगी जो भी है, जिंदा या मुर्दा, किसी भी हालत में हमें चाहिए। इसी के दौरान लाहौर असेंबली में दो बिल पास हो रहे थे इंडियंस के लिए। कौन कौन से? एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, कि पब्लिक में सेफ्टी किस तरीके से रखी जाए, कैसे ब्रिटिश सरकार जो है सेफ हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती। एक इसके रिगार्डिंग था ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल में ये था कि व्यापार के लिए क्या क्या नीति लेकर आए। ब्रिटिश सरकार अगर व्यापार करना चाहती है या ब्रिटिश सरकार के अधीन कोई व्यापार करता है तो उसे ब्रिटिश सरकार को कितना टैक्स देना होगा, क्या क्या चीज़ें देनी होगी, ये था ट्रेड बिल। इसी के दौरान इन्हीं दोनों बिल को देखते हुए, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और इन व्यक्तियों को लगा कि ये बिल हमारे लिए कारगर नहीं सिद्ध होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इस बिल को, इन दोनों बिल को पास ना होने तक की बात सोची कि ये बिल पास ना हो किसी भी कीमत पर। इसीलिए क्या किया गया कि इन्होंने लाहौर की इस असेंबली में बम फेंक दिया। लाहौर की असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिया। तो अब ब्रिटिश सरकार के पास दो रीज़न हो गए इनको पकड़ने के, और दो रीज़न पकड़ने के साथ साथ उन्होंने अब ज़्यादा गुस्से में आकर ये ऑर्डर पास किया कि जो ये हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और इनके सहयोगी जितने भी हैं, इन सभी को क्या किया गया, उपरोक्त दोनों बिल और जेपी सैंडर्स की मृत्यु, अर्थात इन दोनों बिल पे जो असेंबली में इन्होंने बम फेंका वो, और यहाँ पर जो जेपी सैंडर्स को उन्होंने गोली मारी थी वो, इन दोनों का षड्यंत्र लगाकर, इन दोनों का केस लगाकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किए गए। चंद्रशेखर आज़ाद कहीं और थे। जब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये दोनों केस लगाकर इन्हें फांसी दे दी गई। ये दिन बहुत जी दुखदनाक दिन है, बड़ा ही दुख भरा दिन है, और इसको इतिहास में क्या, कौन सा तारीख थी इतिहास की, तो तीनों को जब फांसी दी गई वो था कौन सा, 23 मार्च 1931। कौन सा दिन था? 23 मार्च 1931। अब 23 मार्च 1931 को फांसी देने से एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दी गई थी। जो डेट तय की गई थी उससे एक दिन पहले इनको फांसी दे दी गई, और वो तारीख थी 23 मार्च 1931। लाहौर में इन्हें फांसी दे दी गई। अब फांसी देने वाला जो जज था, जिस जज ने इनको फांसी सुनाई, उस जज का नाम था जी.सी. हिल्टन। उस जज का क्या नाम था? जी.सी. हिल्टन। और ऐसा भी है कि जिस जल्लाद ने इनको फांसी दी थी, जिस जल्लाद ने इनको फांसी दी थी, उस जल्लाद को शामली, उत्तर प्रदेश के शामली में जो मील है, शामली में जो मील है, वो मील उसी जज को दिया गया था। भविष्य में ऐसा कहा गया कि इस घटना की वजह से बड़ी ही दुखद बात, बाद में वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर चलता रहा। चलिए वो तो बात अलग है। इस फांसी के दौरान इनकी अंतिम इच्छा, हाँ एक चीज़ और, जेपी सैंडर्स ने, जब जेपी सैंडर्स को लाठीचार्ज के कारण यहाँ मृत्यु हो गई, तो जेपी सैंडर्स के अंतिम शब्द ये थे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा या अंग्रेज सरकार द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा, जो ये अंग्रेज है, इस सरकार के द्वारा चलाई गई एक एक लाठी का, जो मेरे पर एक एक लाठी चली है या जितने भी क्रांतिकारी है जिनके ऊपर ये एक एक लाठी चली है, उसका हिसाब लिया जाएगा और अंग्रेजों को इसका हिसाब देना पड़ेगा।
ब्रिटिशर्स को इसका हिसाब देना पड़ेगा जो उन्होंने एक एक लाठी हमारे ऊपर चलाई है। ये कुछ बातें यहाँ पर इन्होंने कही थी। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो भगत सिंह जब सुखदेव राजगुरु को इनसे फांसी दी जा रही थी तब इनसे इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो तीनों ने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा है एक साथ गले लगना। तो तीनों गले लगे। लगने के बाद इन्होंने एक नारा दिया, भगत सिंह ने एक नारा बोला, एक शब्द कुछ शब्द बोले और वो थे इनकलाब जिंदाबाद, जो आज हमारे एक जोश का काम करता है, हमारे लिए एक जोश का काम करता है। वो नारा इन्होंने उस टाइम पर बोला। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बना जी सर? क्वेश्चन ये बनता है मेरे साथियों, आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ये पूछ सकता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब का नारा विश्व प्रसिद्ध किस व्यक्ति ने किया। आपसे वो ये भी पूछ सकता है, आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किस व्यक्ति ने जनता में प्रयोग किया। ये 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। देखिए क्या था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बोला था यहाँ पर, तो आप कहेंगे भगत सिंह ने बोला था। अगर ये पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है, लेखक कौन है इसके, तो आप कहेंगे मोहम्मद इनकलाब। ठीक है, इसके कौन है लेखक, तो मोहम्मद इनकलाब इसके लेखक है जिसने ये नारा दिया था। विश्व प्रसिद्ध किसने किया इसको, तो आप कहेंगे भगत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध किया। और पहली बार जनता में प्रयोग, तो पहली बार इसको जनता में प्रयोग किया जाता है हसरत मोहानी द्वारा। क्या किया जाता है, हसरत मोहानी द्वारा इसे जनता में पहली बार प्रयोग किया जाता है। आई होप सो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी और ये बातें एक एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। क्लियर, इसे एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अपने इस अध्याय को लेकर। लीजिए जरा, ले लिए, ठीक। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये हुआ, तो यहाँ पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को तो फांसी दे ही दी गई है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि 27 फरवरी 1930 को चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु यहाँ पर ऐसा नहीं कि नेचुरली हो इनकी मृत्यु, नहीं, नेचुरली इनकी डेथ नहीं होती है। एक्चुअल में इनकी जो डेथ होती है वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में होती है। जब ये षड्यंत्र किया जा रहा था कि भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और अन्य व्यक्तियों को उठाया जा रहा था दोनों केस के वजह से, जो भी बताया मैंने, उसी के दौरान इनका भी नाम था चंद्रशेखर आज़ाद का भी। तो चंद्रशेखर आज़ाद उस टाइम पर थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड, ये डेट जो मैंने बताई, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। कुछ कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो नीम का पेड़ था, कुछ कहते हैं आज भी वो पेड़ है, कुछ कहते हैं वो कटवा दिया गया। वो हमसे छोड़ दीजिए, वो हमारे काम का नहीं है। तो कोई व्यक्ति इनकी मुखबरी कर देता है। मुखबरी कर देने का मतलब होता है कोई इनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है ब्रिटिश सरकार को कि ये व्यक्ति वहाँ पर है। तो इसी वजह से हुआ ये कि जब इनकी कोई मुखबरी कर देता है तो इनको ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक है वो चारों ओर से घेर लेते हैं। गोलियां चलती है चारों तरफ से, उधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से इस तरीके का होता है। फाइनली बात ये हुई कि जब इनके पास लास्ट बुलेट बची, फाइनली बात ये हुई जब इनके पास लास्ट बुलेट बची, तब इन्होंने सोचा, तब इन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश सरकार की गोली से मरने से अच्छा है अपनी गोली से मरूं। तो इन्होंने खुद को ही गोली मार ली, अपनी लास्ट गोली खुद को मार ली और इनकी डेथ हो जाती है 27 फरवरी 1930 को। अब हम आगे चलते हैं। इस मूवमेंट के बाद एक नया मूवमेंट स्टार्ट होता है महात्मा गांधी द्वारा, जो लीड किया गया मूवमेंट था 12 मार्च 1930 को, और ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप इसको इंपोर्टेंट लगा लेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। मैंने कहा महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया, तो आप ये बताएंगे कि इसको लीड कौन करे थे, इसके मुख्य नेता कौन थे, इसके मेन लीडर कौन थे। तो इसके मेन लीडर थे महात्मा गांधी। कई बार क्वेश्चन वो ऐसा पूछता है कि इनमें से कौन से मूवमेंट को महात्मा गांधी ने स्टार्ट नहीं किया, या कौन से मूवमेंट को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। अभी तक मैंने जो भी मूवमेंट्स आप लोगों को बताया उसमें से एक मूवमेंट था, कौन सा, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, जिसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट नहीं किया था। ये वर्ल्ड वाइड तुर्की द्वारा स्टार्ट किया गया था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, याद हो आप लोगों को।
तो उसके अलावा जितने भी मैंने मूवमेंट्स बताए हैं उनको लीड करने वाले कौन व्यक्ति है? महात्मा गांधी। अब इसमें आगे क्या बताया गया, महात्मा गांधी की इसमें कुछ मांगे थी, कुछ डिमांड्स थी, जिन मांगों को कभी कभी क्या कहते हैं 11 सूत्री मांगे कहते हैं, 11 डिमांड्स बोलते हैं। और ये जो 11 डिमांड्स थी उनमें से मैंने कुछ 2-3 लिखी है। जैसे क्रांतिकारियों को रिहा किया जाए। क्रांतिकारियों का मतलब जिन भी क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने, जिन भी जो मूवमेंट कर रहे थे उन लीडर्स को ब्रिटिश सरकार ने उठाया है और कैद कर रखा है, उनको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, एक तो ये थी। दूसरी क्या थी, नमक से एकाधिकार हटा लिया जाए, हटाया जाए। नमक से एकाधिकार का मतलब ये था कि ब्रिटिश सरकार ही नमक को परचेज करती थी, मतलब सेल करती थी, उसका प्रॉफिट जो होता था वो ब्रिटिश सरकार को मिलता था सब कुछ। जो इंसान नमक को बना रहे थे, जो भी भारतीय नमक को बना रहे थे, उसका फिल्ट्रेशन कर रहे थे, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उनको केवल नाम मात्र सैलरी मिलती थी। सारा काम ब्रिटिश सरकार कर रही, भारतीय कर रहे थे, लेकिन भारतीयों को क्या मिला था? नाम मात्र सैलरी। इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने क्या कहा कि नमक से एकाधिकार हटा लेना चाहिए ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सके और इस मूवमेंट को, इसको हम चला सकें। आगे, आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए जाए। याद हो आपको 1857 की क्रांति में जब ब्रिटिश सरकार ने एक नई राइफल लेकर आए थे जिसका नाम था रॉयल इनफील्ड रॉयल, उसमें जो कारतूस लगाया जाता मुंह से छील कर लगाते थे, जिस कारण से मंगल पांडे और उनके भाई ईश्वर पांडे ने तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी। इसी चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों से हथियार छीन लिए कि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में ये अगर इनको हथियार दिए जाए तो ये कहीं ना कहीं गोली ना मार दे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने हथियार नहीं दिए। क्या दिया कि जो सैनिक भर्ती होते थे सेना में उनको क्या दे दी? लाठी दे दी गई। और इस चीज़ से ये थे गुस्से में। इसलिए महात्मा गांधी ने एक डिमांड इसमें यह भी रखी कि इनसे क्या किया जाए? हथियार दिए जाए, न कि इनको लाठी दी जाए। दूसरा, आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए जाए, ये तो हमने कर लिया। इसी मूवमेंट के दौरान इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए नमक से एकाधिकार हटाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या चलाया? दांडी मार्च चलाया। ठीक है, दांडी मार्च चलाया। और दांडी मार्च का मतलब दांडी एक जगह है, वहाँ से मार्च के महीने में स्टार्ट हुआ, दांडी मार्च हो गया। ठीक, इतनी बात तक आप समझ लें। आगे समझेंगे बात को कि इसकी शुरुआत कब होती है? जिस दिन ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसी दिन इसकी स्टार्टिंग होती है। 12 मार्च 1930 को ही ये स्टार्ट किया जाता है। कई बार वो पूछ लेता है कि ये कहाँ से कहाँ तक था, मतलब किन स्थानों के बीच में था, तो साबरमती से लेकर दांडी के बीच में था ये मूवमेंट। दूसरा, वो आपसे ये भी पूछ सकता है इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, तो कितना डिस्टेंस कवर किया महात्मा गांधी ने और उनके सहयोगियों ने, तो ये 384 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों ने कवर किया, मतलब सभी ने कवर किया। साथ ही साथ कुल मेंबर्स कितने थे इसमें, तो आप बताएंगे 79 इसमें इंडियंस थे, एक ब्रिटिश पत्रकार था। अगर कुल सदस्य पूछे तो 80, कुल भारतीय पूछे अगर उसने पूछ लिया कि कुल भारतीय, तो आप बताएंगे 79। महात्मा गांधी के अलावा कितने भारतीय थे? महात्मा गांधी के अलावा अगर उसने ये पूछ लिया आपसे कि महात्मा गांधी के अलावा, मतलब महात्मा गांधी को छोड़कर कितने भारतीय थे, तो आंसर हो जाएगा 78। महात्मा गांधी को छोड़कर कितने भारतीय थे? 78। इस दांडी मार्च को कब समाप्त कर दिया गया? तो 6 अप्रैल 1930 को इसे फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, याद कैसे रख सकते हैं? देखो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, इसका आधा कर देंगे तो 6 मार्च हो जाएगा और 1 महीना आगे बढ़ा देंगे और डेट यही रह जाएगी बाकी की बाकी। मूवमेंट को बंद करने के लिए एक मीटिंग रखी गई। मूवमेंट को बंद करने के लिए यहाँ एक बात और याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड कुछ इस तरीके के और मूवमेंट्स चल रहे थे। इन सभी मूवमेंट्स को मिलाने का काम जो कर रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। मतलब विदेश में चल रहे मूवमेंट्स को ऐसे ही कुछ मूवमेंट, और भारत में चल रहे कुछ ऐसे मूवमेंट्स को एक साथ कंबाइन करने के लिए, एकजुट करने के काम कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक ही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि तमिलनाडु में इसका किसका जो ये था दांडी मार्च का नेतृत्व कौन कर रहे थे तमिलनाडु में? तो लिख लेंगे यहाँ पर
कि तमिलनाडु में इसका नेतृत्व करते राजगोपालाचारी। कौन कर रहे थे? राजगोपालाचारी। ठीक है, तमिलनाडु में इसका नेतृत्व करते, लीड करते राजगोपालाचारी। आई होप सो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए ध्यान से कि उड़ीसा में बताएंगे आप कि इसका उड़ीसा में लीड कौन कर रहे थे, या उड़ीसा में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, उड़ीसा में इसके मेन लीडर कौन थे। अब जब ये मूवमेंट्स चलाए जाते हैं इसको लेकर, किसको लेकर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किया जाए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद किया जाए, इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये मूवमेंट इतना ज़्यादा कारगर सिद्ध हो जाए कि हमें यहाँ से जाना पड़े। इसीलिए जो है कुछ मीटिंग्स रखी गई, ये कहा गया कि महात्मा गांधी को बुला लेते हैं और देखते हैं कि शायद महात्मा गांधी की कही गई बातों को हम कुछ मान लेते हैं और मानने के बाद उनकी इन डिमांड्स को मानकर हम इस मूवमेंट को बंद करा देंगे। जो भारत में विद्रोह चल रहा था ये समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से महात्मा गांधी और अन्य जो सहयोगी थे और जो उस टाइम मेन लीडर्स थे, जो पार्टियां थी, उनके लिए एक मीटिंग रखी गई। इसे कहा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पर होती है? ये लंदन में होती है। लंदन में हुई। लंदन के किस प्लेस में हुई? तो जेम्स प्लेस में ये मीटिंग होती है और इसी को क्या कहा गया? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। दूसरी बात याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटिश सरकार में पीएम कौन थे, या ब्रिटिश सरकार में हेड कौन थे? तो ब्रिटिश सरकार में हेड जो थे उनका नाम है रेमसे मैकडोनाल्ड। क्या नाम है? रेमसे मैकडोनाल्ड। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? तो आंसर होगा जो भारत के वायसराय थे उस टाइम पर, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ऊपर भी लिख देता हूँ, क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। इनका नाम है लॉर्ड इरविन। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन है। अब थोड़ी सी बात को और आगे लेकर चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ और आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन इसमें आए और कौन कौन इसमें नहीं आए। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान आप याद रखेंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं। फर्स्ट राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस के दौरान इसमें आईएनसी नहीं आ पाती, जबकि इसमें महात्मा गांधी आते हैं। और कौन आ जाते हैं? इसमें कौन कौन पहुंचता है? इसमें पहुंचता है महात्मा गांधी गए, ठीक है, प्लस इसमें जाते हैं बी आर अम्बेडकर। कौन चले गए? बी आर अम्बेडकर चले गए। अगर आप लोगों से पूछा जाए आईएनसी, हाँ जी आईएनसी तो उम्मीद है ना आप लोगों को पता है। आईएनसी मैंने बताया भी था आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आईएनसी इसमें नहीं जाती है, ये इसमें नहीं पहुंच पाती। तो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, टीपी सप्रू और अन्य व्यक्ति इसमें जाते हैं। जब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन और रेमसे मैकडोनाल्ड के दौरान बातें होती है, तब इनकी कुछ बातों को मानने के लिए कही गई, कुछ बातें नहीं मानी गई अभी भी। इसीलिए महात्मा गांधी यहाँ पर डिसीजन ये लेते हैं कि मैं अकेला यहाँ पर अभी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, भारत में और भी है जिनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो मेन है, मैं अकेला ये नेतृत्व नहीं ले सकता, या मैं हाँ या ना नहीं कर सकता, या मैं कुछ बातें नहीं बोल सकता, डिसीजन पर्टिकुलरली देश के लिए नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें आईएनसी उपस्थित नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। क्या कहते हैं जिसे? गांधी इरविन समझौता, यानी कि एग्रीमेंट, गांधी इरविन एग्रीमेंट, जो होता है कब? 5 मार्च 1931 को होता है। किसके बीच में? 5 मार्च 1931 को होता है। और इसी के दौरान ये बातें थी। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गए। अब मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि उड़ीसा में नेतृत्व कौन कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने सदस्य उपस्थित थे, मतलब कितने भारतीय गए थे इसके लिए, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी
और आज का कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आप लोगों के सामने आती रहेगी। और प्लीज़ ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और आज के लिए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, देश को एकता बनाए रखें, देश में यूनिटी बनाए रखें। और जो हो रहा है, जैसे एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर हो रही है बातें, इन सभी को देखते हुए बड़ी ही दुखद इन्फॉर्मेशन है ये कि सरकार ने जो कर रही है वो गलत कर रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय में अगली वीडियो को लेकर, इस तरह की कंटेंट को लेकर। तब तक आप सुरक्षित रहे जहाँ भी है। तब तक धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो।